नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर शनिवार को यानी आज भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दौरान फ्लाइट पास्ट में करीब 84 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे और दुनिया को भारत के शौर्य से परिचित कराएंगे। इस एयर शो का बहुप्रतीक्षित इंतजार किया जा रहा था। केंद्र ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अगले साल एयरफोर्स में महिला अग्निशामक की भर्ती की भी तैयारी है। चंडीगढ़ में वायुसेना के शौर्य को देखने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुखना लेक पहुंच रहे हैं। तो वहीं वायुसेना दिवस के मौके पर दो बड़े ऐलान भी किए गए हैं। इसमें पहला ऐलान ये है कि भारतीय वायुसेना में एक नया वेपन सिस्टम ब्रांच को बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऐलान ये किया गया है कि अगले साल से महिला अग्निवीरों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। एयरफोर्स डे के मौके पर शनिवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने ये दोनों ऐलान किए हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने ऐलान किया कि सरकार ने आईएएफ अधिकारियों के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच को बनाने की मंजूरी दी है। भारत और आजादी के बाद यह पहला मौका है जब एक नई ऑपरेशनल ब्रांच को बनाया जाएगा। वायुसेना प्रमुख द्वारा यह ऐलान एयरफोर्स डे के मौके पर किया गया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि यह ब्रांच अनिवार्य रूप से एयरफोर्स के सभी तरह के लेटेस्ट वेपन सिस्टम को हैंडल करेगा। इससे 3400 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वायुसेना अगले साल महिला अग्निवीरों को शामिल करने की योजना बना रही है। अग्निपथ योजना के जरिए वायु योद्धाओं को वायुसेना में शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वायुसेना के लिए ये भारत की क्षमता का इस्तेमाल करने का एक मौका होने वाला है। गौरतलब है कि इस साल जून में लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विवाद हुआ था। कई जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली थी। हालांकि जब सरकार की तरफ से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अप्लाई भी किया था। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि महिला अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा वायुसेना में अगले साल से, ये काफी अहम ऐलान आज के दिन का। तो आज एयरफोर्स का 90वां जो गठन दिवस है वो मनाया जा रहा है और इसी को लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये ऐलान किए जा रहे हैं वो काफी अहम है और आज सबसे बड़ा ऐलान महिला अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ा है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ अनिल गौड़ जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड कर्नल अमरदीप त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले ललन जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। एयर शो आज वायुसेना का जो परचम जो देखने को मिल रहा है हमें चंडीगढ़ में, जो कार्यक्रम देखिए रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी आ रही है, ये एयर शो भारत की छवि को किस तरीके से आज दिखाता है? मुस्कान जी, आज भारत के लिए गर्व का दिवस है। गीता के 11वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बताया था कि नभः स्पर्श दीप्तम, आप आसमान को गर्व से छुओ, और इसी नारे से ये भारत का एयरफोर्स अपने वजूद को आज दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसको दो भेजों में आज के इस 90वां एयरफोर्स डे को मनाने की जो सोच है वो बहुत बहुत सही है। हमारे प्रधानमंत्री साहब या हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये एक बहुत समझदारी वाली सोच है। पाकिस्तान के नजदीक और अब दिल्ली से हिडन बेस से पार चंडीगढ़ में परेड और शाम को 2:30 से 4:30 एयरफोर्स का अपनी ताकत का प्रदर्शन, जिसमें हमारी सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जी और हमारे तीनों डिफेंस चीफ
और हमारे रक्षा मंत्री और हमारे लोग जो इसको देखेंगे उनको समझ में आएगा कि हमारी भारतीय एयरफोर्स कितनी ताकतवर हो चुकी है। ऐसा है कि एयरफोर्स सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अपने वजूद को कायम किया था और हमारे जो एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी और जवान हैं उन्होंने 1947 में डकोटा से इन्होंने फाइटर के तौर पे अपनी एक्शन की थी जो कि काबिल तारीफ थी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज 84 से भी अधिक अपने चाहे वो फाइटर हो, हेलीकॉप्टर हो या अपने तेजस और एलसीएफ जैसे हमारे हेलीकॉप्टर जो कि भारत एचएएल के द्वारा अपने स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर के तौर पर बनाई गई है, इन सभी का आज प्रदर्शन होगा और चीन और पाकिस्तान जैसे देश उनमें हलचल तो मचा ही हुआ है, लेकिन दुनिया हमारे एयरफोर्स की ताकत को देखेगी और हम इस बात को गर्व के तौर पे इसके गवाह होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, शौर्य का परचम आज किया जाएगा और आसमान में जो आसमानी ताकत वायुसेना की है वो आज आसमान में देखने को मिलेगी। तमाम जो हमारे वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है, विमान है, वो आज अपना शौर्य का परचम दिखाएंगे। गौर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज का जो शौर्य है, इससे पहले आज 90वां दिवस है, इससे पहले के जो 90 साल हमारे हुए हैं वायुसेना के, किस तरीके से आप इस पूरे बदलाव को देखते हैं? शुरुआत जब हुई उसके बाद से धीरे धीरे बदलाव हुआ, एक प्रकाश उस पर। अनिल गौड़ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उन सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे और शुरुआत एक बार फिर से डिबेट की करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तो चंडीगढ़ के सुखना लेक पर शनिवार को भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और आपको बता दें कि आज 90 साल वायुसेना को हो गए। चलिए, तो बात एक बार फिर से वायुसेना दिवस की कर लेते हैं। आज एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है, इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से हम कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल गौड़ जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, जिस तरीके से आज 90वां जो वर्षगांठ दिवस है वो मनाया जा रहा है, एयरफोर्स दिवस मनाया जा रहा है, पिछले 90 सालों में जितने ये साल बीते हैं, किस तरीके से बदलाव आप देखते हैं और इस बदलाव को कहां भारतीय वायुसेना इस समय आप स्टैंड कर रही है, वो देखते हैं। देखिए ममता जी, ऐसा है कि चेंज जो है, चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। हर साल नई नई चीजें होती गई और अब जो है ये 90वां जो वायुसेना दिवस मना रहे हैं, उसमें एक तो आप पहले ले लीजिए, सबसे पहले है कि आज एयरफोर्स ने अपनी एक नई यूनिफॉर्म जो है ग्राउंड स्टाफ ड्यूटीज के लिए जो उनके लोग हैं उनकी यूनिफॉर्म एक नई निकाली है। अब वो जैसे कि आपने देखा कि फौज ने भी अभी पीछे जब आर्मी डे के दिन अपनी एक नई यूनिफॉर्म जो है पैटर्न वाली निकाली थी, उसी हिसाब से अब एयरफोर्स ने निकाली है। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि, क्योंकि आम दौर देखा गया है कि जो पहले यूनिफॉर्म के कपड़ा वगैरह था वो बाहर मार्केट में भी मिलता था और जो हमारे अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं वो उसको पहन के उसको गलत इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात आज के एयरफोर्स डे में है, एक तो जो चीफ एयर स्टाफ की अनाउंसमेंट है कि अगले साल से वो जो है अग्निवीर जो है वो लेंगे, अपने एयरफोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। तो वो एक पूरा, जैसे कि अभी एक पीछे गवर्नमेंट का एक फैसला था कि भाई हम जो है अब जो रिक्रूटमेंट है आर्म फोर्सेस की, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो अग्निवीर के तौर पर ही करेंगे। तो वो ये उस कड़ी के अंदर है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अंदर आज जो हमारे एयरफोर्स के पास जो है जो लेटेस्ट हमारे वेपन सिस्टम्स हैं, हवाई जहाज हैं, वो दर्शाए जा रहे हैं। और एक जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, जो एयरफोर्स के अंदर जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस है वो भी दर्शाया गया। और सबसे आखिरी बात ये है कि देखिए, एक और विभाग जो है एयरफोर्स के अंदर वो भी क्रिएट हो रहा है। अब ये जो है क्रिएशन विभाग की क्यों हो रही है, क्योंकि वेपन सिस्टम इस हिसाब से हो गए हैं, हमारे जो डोमेन है, जो पहले होता था कि ठीक है जी आपके पास जहाज हैं, आपके पास फाइटर है, आपके पास ट्रांसपोर्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर है आपके पास। आज आपके पास फाइटर्स भी हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं आपके पास,
ठीक है नहीं, आपका मिसाइल सिस्टम भी है, आपके पास जो है एक तो जो आपका एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी है और एक दूसरा आपका स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम भी है। तो ये सारा का सारा जो है इसको अब ठीक तरीके से एक नियंत्रण देके उसको चलाना, उसके लिए ही जो एयरफोर्स के अंदर अब वो एक नया विभाग बना रहे हैं ताकि एक सारा स्ट्रीमलाइन हो जाए और आगे जो थिएटर कमांड्स बनने की बात हो रही है उसके अंदर भी प्रॉपर्ली ये डवटेल हो जाए। तो आज का मैं कहूँगा 90वां हमारा जो वायुसेना दिवस है, ये एक बड़ा गेम चेंजर है हमारी वायुसेना के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो जैसे हम दूसरे मुल्कों जो अपने जो डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे अमेरिका देख लीजिए, आप रशिया देख लीजिए, चीन भी देख लीजिए, उस तरीके से है। हम अपना सिस्टम जो है सारा जो आर्म फोर्सेस का है वो उस हिसाब से बना रहे हैं ताकि ये अगली जो सेंचुरी है उसके लिए तैयार हो। तो ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिन है आज एयरफोर्स के लिए और देश के लिए भी। और इसके जो आगे आगे आप देखेंगे जो इसके जो मायने होंगे वो आस्ते आस्ते और ग्राउंड आते जाएंगे और लोगों के बीच में जब आएगा तो सब समझ जाएंगे कि ये आज कितना बड़ा दिन था। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अमरदीप त्यागी जी भी मौजूद हैं। त्यागी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज ये शौर्य का परचम दिखाया जा, कुछ समय में दिखाया जाएगा, रक्षा मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में प्रचंड जो है वो वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। कितना सशक्त जो है ये प्रचंड अपने भारतीय वायुसेना को अब बनाता है? तरह की परेड होती है, चाहे वो हम जो गणतंत्र दिवस पर करते हैं या आर्मी डे, एयरफोर्स डे या नेवी डे पर, ये एक हमारे स्ट्रेंथ, करेज और ब्रेवरी का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के लिए और खास करके उन देशों के लिए जो हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे से दुश्मनी रखते हैं और यदा कदा हमारे साथ मिस एडवेंचर करते हैं। और इससे हमारी जो जनता है, देश की जनता है, उसमें एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये हमारी सेनाएं वो हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम है। अब जैसे अब हमारे पास तेजस है, प्रचंड है, ये हमारे इंडिजीनियस इक्विपमेंट है, इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज है। इससे जो है भारत की आत्मनिर्भरता दिखाई देती है और जो प्रचंड है वो आज के लेटेस्ट जो हेलीकॉप्टर्स है, चाहे वो चाइना के पास है, चाहे पाकिस्तान के पास है, चाहे दूसरे किसी देश के साथ है, उनके साथ बिल्कुल बराबरी की टक्कर देने वाला जो हेलीकॉप्टर है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जब भी कोई देश हमारे साथ कोई मिस एडवेंचर करने की सोचेगा तो उसको करारा जवाब दिया जा सकता है। और उसके अलावा हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी देश पे डिपेंडेंट है, कहीं से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट या इस तरह के एयरक्राफ्ट, तो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वो अपना हाथ खींच लेते हैं या उनके कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब हमारे ही देश में ये मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हमारे सरकार ने जो चलाया है, उससे एक तो हमारे देश की जनता को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्लस उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही मतलब बड़े तौर पर घट जाती है। यानी कि बाहर से भी इम्पोर्ट करते तो बहुत महंगा मिलता है, आज हमारे देश में अपने इक्विपमेंट तैयार किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये शो जो है अपने आप में बहुत बड़ा शो होता है। इससे जो दुश्मनों को उनको भी ये पता चलता है कि हमारे पास क्या क्षमता है, कितनी शक्ति है, और जो देश की जनता है उसका जो कॉन्फिडेंस है और अपने जो फोर्सेज है उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह के आयोजन, और जैसे पहले ये एनसीआर में हिंडन में अक्सर हुआ करता था और हमेशा से ही होता है, कभी चेंज नहीं किया, और ये भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है कि इसको टाइम टू टाइम एवरी ईयर दिस शुड बी सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, सो दैट वहाँ की जनता भी इसका जो प्रदर्शन को देखे। और एक ये बच्चों में, जैसे मैं बताता हूँ, माई डॉटर दिस मॉर्निंग शी वाज वॉचिंग ऑन टीवी, उसको लगातार इसका डायरेक्ट जो प्रदर्शन हो रहा है टीवी के थ्रू उसको वो देख रहे। तो इससे क्या होता है कि जो जाने वाले बच्चे हैं जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके अंदर भी एक जागरूकता और एक आत्मसम्मान की भावना आती है। और जिस तरह अग्निवीर गर्ल्स के लिए भी जो अलाउ किया है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि when girls can fly the aircraft, why can they be join as अग्निवीर? So it's a good opportunity for the girls also, and ये देश के विकास में बहुत बड़ा एक कदम होगा।
ठीक है ललन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है भारतीय सेना। इस भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए आप किसका सबसे ज्यादा योगदान देखते हैं? दो कार्यकाल हमारे सामने रहते हैं, एक मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा था, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 8 साल या फिर वो 70 साल, किसको आप देखते हैं कब सशक्त हुई सबसे ज्यादा सेना? देखिए मुस्कान जी, ये एक प्रोसेस से, चाहे वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स का समय था या आज वर्तमान में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी ताकतवर इंडियन एयरफोर्स के तौर पे मानी जा रही है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगा। और उसमें देश के सभी, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हो, उनके चीफ रहे हो, या जो भी इन विशेषज्ञों के द्वारा हमारी जरूरतों के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे इसमें सुधार और जरूरत के अनुसार दूसरे देशों के साथ मिलकर तकनीकों डेवलपमेंट किया गया, उन सभी का समावेश है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज का ये जो वर्तमान भारत है, इसमें मुझे कोई बोलने में बुरे या हर्ज महसूस नहीं होता कि नरेंद्र मोदी साहब के जमाने में अगर हमारी देश की जो एयरफोर्स है वो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रही है, उसमें सबसे खास आत्मनिर्भरता। आपने थोड़ी देर कर्नल साहब से पूछा था, उन्होंने बहुत सभी कुछ बताया है, लेकिन मैं बता दूं कि जो लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है, ये 1 मिनट में 720 गोलियों का बौछार करेगा। 16,000 फीट से अपने एक्शन को चाहे हवा से हवा में या हवा से जमीन में नेस्ताबूंद करने की ताकत रखेगा। और सबसे बड़ी बात, एचएएल ने इसकी ऐसी निर्माण की है जिसके हर डेवलपमेंट, हर चेंजिंग, कल पुर्जे सभी भारत में ही होंगे, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो ये जो आत्मनिर्भरता की तरफ, चाहे वो रुद्र हो, तेजस हो, और इसके अंदर हल्कापन है, लेकिन दो पायलट इसमें काम कर रहे होते हैं। एक उसको नेविगेशन, उसको मार्ग प्रशस्त करता है, और दूसरा वो एक्शन के लिए अपनी पूरी कार्रवाई करेगा। डबल इंजन का तो कहने का मतलब, आज चाहे हमारे पास 17 से ऊपर हमारे केवल फाइटर हैं, ट्रांसपोर्टर और आपके हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन जैसे एलसीएच, तेजस, इनका निर्माण हुआ है, वो हमारे देश की एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमारे जो पुराने जानकार लोगों का कहना है कि एक समय था जब डकोटा से 3 और 4 बार मूवमेंट करके 1947 में उसको एक तरह से फाइटर के तौर पर कन्वर्ट किया गया था। उस काबिलियत को भी हम मानते हैं, और आज के इस वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की जो बेहतरीन जो मारक शक्ति है, जो आपने देखा 3 दिन पहले हमारे एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एलएसी के ऊपर हम अपने फाइटर, ट्रांसपोर्टर और अपने हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरी तौर पे किसी भी तरह के दुश्मन का कोई भी एक्शन को नकारा करने की समुचित रूप से काबिलियत रखते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे भारत के अंदर अब वो स्थिति है कि हम अपने फाइटर, अपने हेलीकॉप्टर, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो ट्रूप्स का रीइंफोर्समेंट हो, और चाहे जरूरत पड़ने पे अपने लोकेशन से ही दुश्मन को बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं। तो आज राफेल हो, जगुआर हो, चिंपू जैसे हो, एलसीटी हो और रुद्र हो, सभी के ऊपर हम कर्ज कर सकते हैं। और मोदी साहब अपने कार्य को पूरी मजबूती से अंजाम दे रहे हैं, और यही कारण है कि आज 2.5 से 4.5 दिल्ली से निकलकर ये जो एयरफोर्स डे का प्रदर्शन है, वो चंडीगढ़ में परेड, और अब तुकान लेक के अंदर झील के पास जो ये प्रदर्शन होगा पूरी दुनिया देखेगी, और चीन और पाकिस्तान में भी हलचल होगा। और कर्नल साहब ने जो कहा वो बहुत सही, हमारे बच्चों को, युवाओं को, और दिसंबर तक 3000 अग्निवीर हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। एकदम युवा, और देश के एयरफोर्स की ताकत अभी लगभग 1,75,000 से भी ज्यादा अधिकारी और जवान इसमें कार्यरत है, और भी ताकत और जोश आएगा, इसमें कोई शक नहीं।
बिल्कुल। और ये भी, इस बात से भी हम नकार नहीं सकते हैं कि आज की जो सेनाएं हैं, हम सिर्फ एयरफोर्स की बात नहीं करेंगे, हमारी तीनों सेनाएं इस समय इतनी सशक्त और आत्मनिर्भर बन गई है कि हर किसी का सामना करने के लिए वो तत्पर रहती हैं। गौड़ साहब, हमारे पास अभी बहुत सारे विमान हैं जो हमारी सेना को हम सशक्त कहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत बेहतर विमान अब वायुसेना के बेड़े में या फिर जल सेना, थल सेना, सबके बेड़े में काफी अच्छे विमान जो हैं वो रखे गए हैं, या जो शस्त्र हैं वो रखे गए हैं। वायुसेना की बात करें तो कई ऐसी सेनाएं हैं दूसरे देशों की जो भारत की ओर देखती है। ऐसे कौन से विमान हैं हमारे पास जो दुनिया को हमारी तरफ देखने को मजबूर करते हैं? ममता जी, ऐसा कि अभी फिलहाल हमारे पास जो LCH बनाया हमने, और उससे पहले LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और अभी जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बाहर के मुल्क अभी खरीदना भी चाहते हैं। जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, आपको पता है कि ये जो हमारे जो एशियन कंट्रीज वगैरह हैं और इवन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है इसके अंदर, और इसके साथ साथ इवन USA ने दिखाया है इसके अंदर इंटरेस्ट, कि वो भी चाहते हैं कि इसको ले, क्योंकि देखिए ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं हमारे, ये अपने जो कैटेगरी के अंदर है सबसे अच्छे हैं। और जब मैं कहता हूँ अच्छे, मीन्स कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इनसे जो हायर कैटेगरी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अच्छी है। तो इसीलिए अब आप देखिए, ये जो LCH है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रचंड जो है, ये दुनिया का सिर्फ एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये काम कर सकता है विद फुल लोड। ये दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है, अटैक हेलीकॉप्टर, जो इस हाइट पे कर सके। और ये हमने देखा जो अभी दुनिया में सबसे अच्छा जिसको कहते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर है अमेरिका का, उसके अंदर भी हमने देख लिया वो भी इस हाइट्स पे काम नहीं कर सकता। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमारे बने हैं दोनों, मैं कहूँगा देखिए देर आए दुरुस्त आए। अब इतने साल लगे हमको अपने आप को आत्मनिर्भर में करने के लिए, पर एक चीज जो चाहिए थी, वो कहते हैं ना, एक जैसे एक कैटलिस्ट जो चाहिए था हमें, वो हमें इस हमारे प्रधानमंत्री जी में मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी। सारे ये टैलेंट हमारे देश में था ऑलरेडी। आपको मैं सिर्फ एक चीज याद दिला दूं, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, हमारे पास तकरीबन 250 से ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी यहाँ पे देश के अंदर, जो सारे जो अलाइड फोर्सेस के लिए वेपन सिस्टम बना रहे थे। तो जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए दे सकते थे, तो उसके बाद में ये इसके बीच में ये क्या हुआ कि ये सारी की सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐसी बन गई कि वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कुछ कमी थी हमारे में, जो अब ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने उसको जो आइडेंटिफाई करके उनको प्लग इन किया है, और इनका जो सारा का सारा मैं कहूँगा एक तरीके से उसको कॉर्पोरेटाइज करके वो एक उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी है। अब यही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था जो बिल्कुल एक मैं कहूँगा सिर्फ वो मिग जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी सर्विसिंग और उसके अंदर लगा रहता था। ये जो LCA जो बनाना था, इतनी देर का जो प्रोग्राम था, तो वो इतना डिले होता गया। पर अब जब ये प्लेटफॉर्म पूरा सामने आ गया है, ये दिखता है कि अब ये वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है, हमारे वर्ल्ड क्लास लोगों से बना है, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, जो इन सब के अंदर जो एक एक पुर्जा बना रहे हैं उनका, वो सारा वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो हमारे जो सिस्टम्स हैं, ये अब आज की डेट में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी हमारे पास जो चीज है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल भी अभी देखिए, हालांकि वो रशियन कोलैबोरेशन के साथ बनाई है, पर वो भी अभी जो देश है वो लेना चाहते हैं, और अभी फिलीपींस ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया उनको कि भाई ये जो शोर बेस्ड बैटरी है उसका, कि वो ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो गया है। तो ये जो चीजें हैं, देखिए आज के आने वाले दिनों में आप देखेंगे यही हिंदुस्तान जो मैक्सिमम इंपोर्ट करता था अपने ये आर्मामेंट्स वगैरह, ये एक्सपोर्टर बनेगा। जहां हमारा फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल होता था ये खरीदने में, आज हम यही जो हमारे आर्मामेंट्स हैं ये फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो एक बहुत बड़ा कदम है मैं कहूंगा। और इसके अंदर मैं देखिए
मौजूदा सरकार को तो मैं पूरा का पूरा श्रेय देता हूं, पर जो मैं कहूंगा पीछे से हम पूरे के पूरे ये अभी इतने साल लग गए हमारे को एक पहुंचते हुए, तो आज जो है हम उस पदाम पे खड़े हो गए हैं कि हम दुनिया के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी जो हॉविट्जर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है, बोफोर्स देखिए, बोफोर्स भी आज बना रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो टैंक्स है वो भी बन रहे हैं, हमारे जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं वो भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह जो हमारे आने वाले ड्रोन्स हैं, ड्रोन जो है वो हमारा जो सिस्टम्स हैं इधर हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे आने वाले दिनों में ऑलरेडी इसकी एक उन्होंने जो है डिस्प्ले किया हुआ है। अभी जब प्रधानमंत्री जी गुजरात गए थे उसके अंदर भी 1000 से ज्यादा ड्रोन्स की डिस्प्ले किया उन्होंने, और जब अभी जब 26 जनवरी की जो पीछे 26 जनवरी की मीटिंग ऑफ रिट्रीट थी उसके अंदर भी डिस्प्ले किया। तो हम सब जगह से एक अपने आप को अब जो है आत्मनिर्भर बना के हम अपने देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये आत्मनिर्भरता वाकई हमारी सेनाओं को और ज्यादा सशक्त कर रही है। कर्नल साहब, जिस तरीके से सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से ललन सिंह जी ने भी बताया, गौड़ साहब ने भी बताया, जो आत्मनिर्भरता इस समय हम अपनी सेनाओं को दे रहे हैं, मोदी सरकार के राज में जो मिल रही है आत्मनिर्भरता, फिर से एक बार कंपैरिजन की मैं बात करना चाहूंगी रक्षा बजट को लेकर, क्योंकि रक्षा बजट जो रहता है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारी सेना कितनी सशक्त होगी। किस तरीके से आप देखते हैं भारतीय सेनाओं की सशक्तता को? देखिए, आजादी के बाद से ही जो भारतीय सशस्त्र जो सीमा की जो प्रहरी है, सेनाएं जो है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उनको नेग्लेक्ट किया गया। बिकॉज जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी फिलॉसफी अलग थी, और जैसे उन्होंने चाइना के साथ पंचिंग का समझौता किया एंड मतलब ही फेल्ट कि अब तो हमारे ऊपर कोई हमला होने वाला ही नहीं है। देखिए, कोई भी देश अपने को न्यूट्रल तभी रख सकता है और जब उसको सेनाएं उसकी ताकतवर हो। ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रल रहे और हमारे पास शक्ति भी ना हो और कोई दूसरा हम पे हमला भी ना करे और आप उस पर खर्च भी करना ना चाहें। 62 वॉर यानी कि 45 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 62 में हमारा चाइना के साथ मुकाबला हुआ, यानी कि विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारी वही भारतीय सेना जो पूरे विश्व में परचम लहरा रही थी वो चाइना से हार जाती है। कारण क्या? बजट नहीं, इक्विपमेंट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, जो हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग चाहिए, आपको बूट चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं। आप यदि दुश्मन के ऊपर कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक करते हैं तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, यू कैन नॉट टेक योर डिसीजन। तो दीज वर द रीजन व्हाई वी वर मतलब लैगिंग बिहाइंड। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट चाइना, हमारा चाइना बॉर्डर पे हमारी रोड्स एंड एवरीथिंग पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए, देश को यदि आपको सुरक्षित रखना है या विश्व में अपना लोहा मनवाना है, आपको विश्व का नेतृत्व करना है या एक पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को एक शक्तिशाली देश बना के रखना है। देखिए, इकोनॉमी अपनी जगह होती है, लेकिन इसको सुदृढ़ रखने के लिए सेनाओं का मजबूत होना जरूरी है और वो मजबूत तब होंगी जब उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उनको नए इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उनके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, देन ओनली वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। अदरवाइज कोई भी देश हमारे ऊपर आके कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि जब सेनाएं मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो जिस तरह बजट का अलॉटमेंट हो रहा है, एलोकेशन हो रहा है डिफेंस फोर्सेज को, और उन बजट को पूरी तरह से खर्च किया जा रहा है। पहले होता क्या था कि बजट एलोकेट भी होता था, लेकिन उसको पूरे तरह से खर्च भी नहीं कर पाते थे और वो बजट ऐसे ही चला जाता था, क्योंकि वो पॉलिसीज होती थी, इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ था कि वो जो है जो इक्विपमेंट आने चाहिए वो टाइम से आ नहीं पाते थे, बजट जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। तो आज की सरकार जो है वो इस पर ध्यान दे रही है। जिस तरह आपने देखा होगा कि बालाकोट स्ट्राइक से लेके सर्जिकल स्ट्राइक दूसरी उड़ी में किया या डोकलाम में या गलवान में, जहां भी हमारी सेना ने, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो आर्मी हो, जहां भी कोई एक्शन किया है उसको हमें यानी कि सरकार की तरफ से बैकअप मिला है। पहले ऐसा नहीं होता था, सरकार की तरफ से बैकअप नहीं मिलता था। आर्मी जो भी अपने इनिशिएटिव पे कर ले, छुप के कर ले, उस तरह के एक्शन करते थे, लेकिन इस तरह से ओपनली वो जो है वो नहीं कर पाते थे। तो ये सरकार का मैं कहूँगा कि जो हमारी आज की सरकार है
उसने बहुत अच्छा बैकअप दिया है देश की सेनाओं को। और जिस तरह इक्विपमेंट और आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और अपने इक्विपमेंट अपने देश में बनाया जाए, उससे देश की सेना का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, देश की जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उससे जो हमारी एक परिकल्पना है विश्व गुरु बनने की, उसमें वो सब चीज सहायक होती है। और यदि इसी प्रकार चलता रहा, द डे इज नॉट फार जब हमारा देश जो है विश्व गुरु होगा। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, अपनी एयरफोर्स को, इन सभी योद्धाओं को जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया या दिन रात वो अपना इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, उसको लड़ाई के लिए तैयार रखते हैं, उन सबको एयरफोर्स के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश की सेनाएं और मजबूत होंगी और उनसे उस तरह ध्यान दिया जाएगा जिस तरह दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बदलाव की जो बात आपने कही बहुत अहम है कर्नल साहब, क्योंकि जिस तरीके से विश्व गुरु बनने की जो कोशिश में, कवायद में लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। गौड़ साहब, इसका जवाब आपसे चाहूंगी मैं। बदलाव की बात कर रहे हैं जिस तरीके से कर्नल साहब, ये बदलाव, क्योंकि हर क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, बदलाव जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, परिवर्तन होता रहता है हर चीज में। अब वायुसेना में या फिर हमारी तमाम जो तीनों सेनाएं हैं, इनमें किस तरीके के बदलावों की अभी भी आवश्यकता आपको दिखती है ताकि विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर होता रहे? ममता जी, ऐसा है, ये जो अभी हमारे जो पूरे सिस्टम्स हैं, देखिए, एक तो अभी जो थिएटराइजेशन की बात चल रही है, ये इसको पूरा ग्राउंड लेवल पे करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये जो भी सिस्टम हमने करने हैं इसको हम लागू करें। क्योंकि देखिए, ये थिएटराइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन जो थी बाकी फौजों ने कर चुके हैं, चाइना कर चुका है, अमेरिका कर चुका है, ये सारे अपने जो है सिस्टम वैलिडेट भी कर चुके हैं उसको। पर हिंदुस्तान ने अभी जो हमारा जो अभी आप कह लीजिए कि 70 साल के बाद अब हम 75 साल में आके तो अब हम ये लगे हैं कि हम अपने जो सारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारा, मैं कहूँगा प्री कॉलोनियल टाइम से जो चल रहा था, जिस हिसाब से हमारा एक फौज जब मैं कहता हूँ आर्म फोर्सेस का एक सिस्टम चल रहा था, उसको हम रीवैम्प करके अब 21-22वीं सदी के लिए उसको ठीक करें। तो ये चीज बड़ी जरूरी है और इसके अंदर ग्राउंड लेवल पे तक ले जाने के लिए बहुत टाइम लगना है। तो इसके अंदर हम जितना जल्दी कर सकें और जितना हम सबको बैठ के, क्योंकि अब जो नए सीडीएस बने हैं उनके ऊपर और जो चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उनके ऊपर और साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अगर हम ये चीज को करना चाहते हैं और उसको लागू करना है तो हमें पूरा का पूरा बैठ के एक अक्रॉस द टेबल एक पूरा का पूरा इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो उसके दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर थिएटर कमांड में एयरफोर्स को दिक्कत है कि जी मेरे जो सिस्टम्स हैं वो मैं कैसे उसको अलग अलग टुकड़ियों में करूंगा, या आर्मी को है या नेवी को है, तो ये सारी बातें बैठ के ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और ये इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। इसके अंदर जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल विल की जो बात होती है वो ये होता है कि डिसीजन जो है वो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर को लेना पड़ता है कि हाँ नहीं जी आपको ये करना है, ताकि तब वो डाउन द लाइन एक मैसेज चला जाए, नहीं जी हमें करना है इसको, जैसे जितने मर्जी हमारे डाउट्स हैं इसको हमने एक साइड रख के इस चीज को, सिस्टम को हमने चलाना है और इसको ठीक तरीके से चलाना है जिस तरीके से ये चल सके। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन की जो चीज है ये बहुत बड़ी है और ये इतनी, मैं कहूँगा आप कहें कि ये इतना आसानी है, ये आसान भी नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में हमने ये देखना है कि भाई कि ये किस हिसाब से जो है इनका ये सिस्टम चलेगा। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हमारे अभी भी देखिए डिफेंस बजट की जो बात करते हैं ना आप, मैं ये कहूँगा देखिए हमारे इस गवर्नमेंट के टाइम पे डिफेंस बजट हमारा सबसे लोएस्ट रहा है। ये आप जितने फिगर्स हैं वो आप देख सकते हैं और ये बहुत एक हैरानी की बात है कि इस टाइम पे हमारा डिफेंस बजट जो है इतना कम हो और इसके अंदर जो चीजें चाहिए जिस हिसाब से हमारा डिफेंस, चीन देखिए, अब चीन और पाकिस्तान देखिए, उधर दो दुश्मन है हमारे उधर, और साथ में आप अगर ईस्टर्न सेक्टर में ले लें वहां पे म्यांमार और वो उसके अंदर भी चीन घुसपैठ, भले वहां से भी जो इंसर्जेंट्स हैं वो भी सारे हैं। तो इतना बड़ा देश को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका डिफेंस बजट है
उसके अंदर आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये दो राय नहीं है उसके अंदर। अगर आप इसी लेवल पे चलेंगे तो वही हाल होगा जैसे अभी हुआ, जब चीन जिस हिसाब से घुसपैठ करने को आया तो फिर आप इमरजेंसी परचेजेस करते हैं। तो ये जो चीज है ये आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बैठ के सोचना है कि जी आपने अगर फंड्स लेने हैं किस तरीके से लेने हैं, कहां से लेने हैं। दूसरा, कुछ जो आर्म फोर्सेस की अपनी बातें हैं जैसे ओआरओपी वगैरह की जो हैं वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई, कुछ अपनी इनकी जो है 6th 7th पे कमीशन की जो बातें हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई। ये जो चीज है ये इफेक्ट करती है मोराल को, और जब मोराल इफेक्ट होगा तो आगे की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो भी इफेक्ट होती है। देखिए ये बातें जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक अफसर जो है या एक जवान जो है उसको दूसरी जो सिविलियन सेक्टर में उसको क्या कंपैरिजन चलती है। तो इसके अंदर जो जो खामियां हुई हैं 3rd पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और उसकी कई कमीशन भी बिठा चुकी है गवर्नमेंट, उन्होंने फैसला भी दिया है पर फिर उसके ऊपर डिसीजन नहीं होता। तो ये जो चीज है ये एक जो है ना जो लोगों का जो मोरल है वो मोरल जो है उसके अंदर कमी आ जाती है, इससे डिससेटिस्फैक्शन होती है। जब डिससेटिस्फैक्शन होगी तो नेचुरली फिर कल को कहीं ना कहीं ये जो है आप देखेंगे जैसे दूसरे मुल्कों में होता है वो भी इधर शुरू हो जाएगा, जो आज तक हुआ नहीं है कभी। क्योंकि हमारे जो जवान हैं चाहे अफसर हैं वो भारत माता के लिए अपना सारी जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं हर टाइम के लिए। तो ये गवर्नमेंट को जरूर एक ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप आर्म फोर्सेस को बाकी सिविलियन सेक्टर की जो है ऑर्गेनाइजेशन उनके हिसाब से नहीं ट्रीट कर सकते। आर्म फोर्सेस को आपको अलग तरीके से ट्रीट करना है, और ये जितनी जल्दी ये समझ ले उतना अच्छा है। बिल्कुल। ललन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। गौड साहब ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है और एक बात इसमें निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी की जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, इसमें सबसे कम फिगर है रक्षा बजट का। कितनी सहमति आप उनकी बात से जताते हैं? नहीं, इसमें गौड साहब ने जो बोला एकदम सही है, उसको तो कोई आप किसी तरह से सख्त और गुंजाइश ना कहने की है ही नहीं। लेकिन सवाल है कि हमारी जितनी काबिलियत हो उतनी हम पैर फैला सकते हैं, ये भी बात सही है। अगर इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो सर थॉमस डब्ल्यू जो हमारे 1950 तक एयर चीफ होते थे, और उसके बाद एक समय आया कि एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह साहब जो कि हमारे एयरफोर्स के अगर माने जाए तो वो चाणक्य से लेकर सब कुछ से उन्होंने इस एयरफोर्स को एक नए रूप में और नए रास्ते में मार्ग को प्रशस्त किया, इसमें भी कोई शक नहीं। अब जो गौर साहब ने कहा बहुत सही है। दुनिया की जो हालात देखती हैं मैडम, आप यूक्रेन और रशिया को अगर आप देखते हैं आज की लड़ाई को, 7 महीने बीत चुके, 30 लाख के करीब रशियन लोग तुर्की के तरफ ऑलरेडी भाग चुके हैं। उसमें मानता हूं कि कुछ पर्यटक के तौर पे गए, लेकिन लड़ाई और उनकी भर्ती की जो आदेश पुतिन साहब ने दिया तो इतने लाखों की मतलब भीड़ जो है वो तुर्की का रास्ता पकड़ लिया। ये एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पे दुनिया के लिए और भारत के लिए भी। तो गौर साहब ने जो कहा कि हमारी जो जवान है, जो अधिकारी हैं, वो बहुत प्रोफेशनल है और उनको सिविल के अपेक्षाकृत उनके भविष्य, उनके पारिवारिक सिचुएशन और उनकी देखरेख और उनके रिटायरमेंट के बाद भी जो होनी चाहिए वो तुरंत और सही तौर पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। एक बात और है, इंडियन एयरफोर्स हमारी बहुत कुछ अपने आप में अपना बदलाव ला चुकी है, चाहे वो राफेल मान लीजिए या आत्मनिर्भर LCH मान लीजिए या ट्रांसपोर्टर। अभी हमारे पास 900 के करीब केवल फाइटर विमान है, इसमें कोई शक नहीं कि ये मजबूती के लिए काफी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर नए वर्जन की जरूरत है, जिसको हमारे एयरफोर्स के पुराने अनुभवी अफसर, हमारे सेना के और अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मान रहे। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहता हूं मुस्कान जी, कि जो लड़ाइयां होती हैं वो किसी जगह को ऑक्युपाई जरूर किया जाता है, तो उसमें इन्फेंट्री या तोपखाना या आर्मर्ड या इंजीनियर्स इंडियन आर्मी के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसकी जो सबसे ताकत जिसको सपोर्टिंग कहा जाता है आज के जमाने में, वो एयर स्ट्राइक के द्वारा ही होना संभव होता है। और यही कारगिल में हुआ। और ये चाहे बालाकोट हो, कैप्टस हो, विजय जैसे ऑपरेशन हो, सब में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी काबिलियत को देश के
समक्ष प्रस्तुत किया है। तो जरूरी है कि किसी भी जीत के लिए, और आपने देख ही लिया कि हमारे सीडीएस की अपॉइंटमेंट हो चुकी है और थिएटर कमांड की तैयारी चल रही है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के तालमेल से किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए बहुत जल्द और सही निर्णय आज की जरूरत है, जिसके लिए हमारा पूरा एक्शन आगे की तरफ है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स एक अहम फौज है जिसके ऊपर लड़ाई का काफी कुछ दारोमदार स्थापित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ाइयां हमेशा देश की इन्फेंट्री करती है, अंतिम ऑक्यूपेशन, लेकिन उसमें 90% जो मारक शक्ति, जिसको सपोर्टिंग बोल सकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रभावशाली इंडियन एयरफोर्स होता है। तो मुस्कान जी, इंडियन एयरफोर्स आज जो अपने प्रदर्शन के द्वारा अपने सुप्रीम कमांडर के सामने दुनिया को ये बताएगी कि देखिए हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे हल्के हेलीकॉप्टर, हमारे फाइटर, हमारे और मिसाइल्स कैसे अपने देश के लिए मजबूती के साथ दुश्मनों के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। इसका नजारा आज मिलेगा और सब मिला जुला के आपके चैनल के माध्यम से भारतीय एयरफोर्स अपने आज के दिन को और गौरवान्वित करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और हम इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि आज के जो प्रदर्शन है पूरी देश देखे और दुनिया भी इसको समझे कि भारत का चौथा स्थान, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो हालात बनेंगी उसमें और भी हम अपने आप को अग्रसित करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, ये जो शौर्य का परचम करा जाता है, शौर्य का परचम लहराया जाता है एक तरीके से आसमान में कहें तो ये सिर्फ देश को गौरवान्वित नहीं करता है, देश की छवि को और ज्यादा मजबूत करता है। जिस तरीके से आपने कहा, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय वायुसेना पर बहुत बड़ा दारोमदार रहता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन कर्नल साहब, आपसे इस बात का जवाब मैं चाहूंगी। अब ये बात कही गई है, जिस तरीके से आज ये ऐलान किया गया कि महिलाओं की भर्ती महिला अग्निवीरों के बतौर की जाएगी। ये जो अग्निवीर योजना है, इसमें जिस तरीके से बीच में एक सवाल उठा था कि इसमें जो उनको ट्रेनिंग है वो अच्छे से नहीं दी जाएगी, ये सब सवालों के बीच में जिस तरीके से महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी अगले साल से, काफी बड़ी चुनौती वायुसेना के लिए रहने वाली है ये। कर्नल साहब, त्यागी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय वायुसेना 90वीं वर्षगांठ मना रही है और आज कुछ ही समय में जो चंडीगढ़ की सुखना लेक है वहां पर शौर्य का परचम दिखाया जाएगा और भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का परिचय देगी कि कितनी सशक्त वायुसेना भारत की है। और ये भी जाहिर सी बात है कि चौथे नंबर की वायुसेना जो है वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। भारतीय वायुसेना क्यों चौथे नंबर पर आती है, इसका भी आज बखान चंडीगढ़ के सुखना लेक पर किया जाएगा, जहां पर खुद रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंच रही हैं और इस शौर्य को वो अपनी आंखों से देखेंगे और इस पूरे दृश्य को अपनी आंखों में संजोने के लिए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। ये जो शौर्य का परिचय दिया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा, इसमें ये साफ कहा जा सकता है कि जो शौर्य आज दिखाया जाएगा वो शौर्य भारत को गौरवान्वित पूरे तरीके से करेगा। तो ये तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौड़ साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, सवाल मेरा वही, जिस तरीके से ललन सिंह जी ने कहा कि बहुत बड़ा दारोमदार रहता है, ये दारोमदार पर महिलाओं पर भी अब दारोमदार दिया जाएगा इसका, और बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि अग्निवीर योजना, अग्निभर्ती जो है, अग्निवीर भर्ती, उसके तहत अब भर्ती की जाएगी महिलाओं की, महिला अग्निवीरों की। कितनी बड़ी चुनौती आप वायुसेना के सामने समझते हैं इसको? ममता जी, ये चुनौती जो है ये सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं है, ये तीनों फोर्सेस के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्योंकि अब जितनी भी भर्ती होनी है ये अग्निवीर के बेसिस पे ही होनी है सारी जगह, और इसलिए अब ये जो चुनौती है ये आगे आने वाले दिनों में ही पता लगेगा इसका कि भाई क्या है, इसका कैसे चला है, कैसे नहीं निभाया गया या निभाया गया, जो भी है ये अब इसका टाइम लगेगा। क्योंकि आप आज बैठ के इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जितनी बातें हो चुकी हैं, चाहे हमारे
मैं भी कई चैनल्स में था और बाकी हमारे जो सीनियर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स और भी थे, उन्होंने सबने कहा था कि ये जो स्कीम है ये आर्म फोर्सेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक जवान को ट्रेन करने के लिए आपको मिनिमम 5 से 7 साल लगते हैं और आप ये सिर्फ 4 साल की करेंगे और उसको बाहर कर देंगे तो आपके पास जो रोटेशन वाइज जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस लोगों की कमी होगी। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी हमने ये करनी है, अब ठीक है, अब जो देखिए गवर्नमेंट का जो फैसला है अब उसके आगे तो फौज या और भी कोई जो है वो नहीं उसके ऊपर करेगा कोई भी तंज, पर यह है कि अब इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। उससे पहले आप आज बैठ के नहीं उसका बता सकते हाँ जी ये स्कीम बहुत अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, जो भी है ये आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। और इसके बाद 5 साल पहले होंगे, 5 साल के बाद ही पता लगना शुरू होगा आपको कि क्या रेजिमेंट्स के अंदर ट्रेंड मैन पावर की कमी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे आर्मी है, क्योंकि ज्यादातर भर्ती जो होनी है वो फौज में होनी है, मतलब आर्मी में होनी है, एयरफोर्स और नेवी में कम है। तो इसलिए ये टाइम ही बताएगा कि ये जो स्कीम है क्या ये स्कीम हमारे देश के लिए ठीक है और चलेगी या ये नहीं चलेगी। एक वेपन सिस्टम ब्रांच जो है वो एक नया जो एक गठन है वो इस समय किया गया है, आज जिस तरीके से इसका ऐलान किया गया, इसको भी मैं समझना चाहूंगी आपके नजरिए से किस तरीके से ये काम करेगा, क्या कुछ इसकी सूरत है। देखिए ये जो वेपन सिस्टम का है अभी मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर देखिए पहले सिर्फ ये होता था कि इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट थे, ट्रांसपोर्ट थे और हेलीकॉप्टर थे, पर आज जो है आप देखिए इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर थे, इनके पास फाइटर तो है ही हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी हैं और इनके पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं अटैक के साथ में हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी आ गए हैं। अब इसके साथ साथ जो इनके पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे वो आप हमारा जो एंटी मिसाइल सिस्टम ले लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लीजिए, जैसे S-400 वगैरह ये सब आ रहे हैं, इसके वो सारे एयरफोर्स के पास ही होंगे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम जो हैं, जो हमारे जो आप कह लीजिए ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो 5000 किलोमीटर तक 5000 किलोमीटर से ऊपर उड़ने वाली हैं, वो मिसाइल सिस्टम्स हैं। और जितना प्रोटेक्शन है रडार सिस्टम जितना भी है देश के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है जो आने वाले दिनों में ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन्स में आपके पास देखिए आपके पास ड्रोन्स लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं, आपके पास अटैक ड्रोन्स हैं, आपके पास सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, ये सारा का सारा है एयरफोर्स के पास में। ठीक है, अब एयरफोर्स को इसको जो मैनेज करने के लिए इसीलिए वो एक ब्रांच और बना रहे हैं जो वेपन सिस्टम ब्रांच होगा, जिसके अंदर वो सारा जो चीजें हैं इसका वो पूरा लेके एक स्टडी करके कि क्या क्या चीजें हमें क्या क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। क्योंकि देखिए जब एक एयरक्राफ्ट उड़ता है उसका जो लोड है वो अलग अलग होता है, किस मिशन पे जा रहा है। ठीक है गौर साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललन जी, अनिल गौड़ जी और कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। इस चर्चा में जिस तरीके से तमाम बातें सामने आई कि भारतीय वायुसेना चौथे नंबर पर क्यों है, उसकी एक बानगी यहाँ पर देखने को मिली। किस तरीके से जो शौर्य है उसका आज परचम लहराया जाएगा और ये जो शौर्य का परिचय दिया जाएगा उससे देश और पूरी दुनिया में भारत की एक बेहतरीन छवि आज प्रस्तुत होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।